हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेसन नंबर 2 के ऊपर बात करने वाले हैं। लेसन नंबर 2 का इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में हो गया था और उम्मीद है मुझे कि आप लोग वीडियो को सीरीज वाइज देख रहे होंगे, तब वो किसी भी कंसेप्ट में किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आई बात समझ में? तो भाई अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आई बात समझ में? और इस सीरीज के नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं, तो जिन भी बच्चों को ठीक है नोट्स परचेज करने हो वो इस नंबर पे पेमेंट करके सिर्फ मात्र 100 रुपए में आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो 9667836333 और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल मत करना। आई बात समझ में? यूपीआई नंबर मेरे पास नहीं रहता है, ठीक है। आप इस नंबर पे पेमेंट करके, ये पेमेंट नंबर भी है, आप नोट्स परचेज कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां हम पढ़ने वाले हैं चॉइस एंड डिमांड के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसका नाम क्या है? कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, कि ऑप्टिमाइजेशन में किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है एक कंज्यूमर को, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आए एक महान मैथमेटिशियन जिसका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रेंज। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इनकी बहुत सारी सीरीज हम मैथ्स में पढ़ते भी हैं, जो आप आगे आने वाली सीरीज में पढ़ोगे भी मैथ्स के, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस सीरीज के अंदर। और कई बच्चे पूछ रहे हैं क्या भैया इस टॉपिक में, मतलब इस सीरीज में क्या न्यूमेरिकल भी होंगे इस सब्जेक्ट में? है तो, पर बहुत ही कम है। मतलब एग्जाम में अगर मान लो 7-8 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से मात्र 2 या 3 न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हैं तो पर काफी कम है। ठीक है, और उसमें डेरिवेटिव भी काफी ज्यादा बड़े लेवल पे यूज होगा। तो लैग्रेंज को हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये मैथमेटिशियन, पता है कैसे मैथमेटिशियन है? इन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी सीरीज दूंगा, मतलब क्या, मैं एक ऐसा मल्टीप्लायर दूंगा, एक ऐसा फंक्शन दूंगा जिससे कंज्यूमर को तो फायदा होगा ही होगा, एज अ प्रोड्यूसर को फायदा भी होगा। कंज्यूमर को तो फायदा होगा ही होगा, प्रोड्यूसर को भी होगा। अब आता है कंज्यूमर को किस तरह का फायदा चाहिए होता है? उसको सिर्फ एक काम करना होता है। देखो हम सबके सब क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर ये सोचता है कि मैं अपनी इनकम को किस तरीके से खर्च करूं अलग अलग गुड्स या फिर सर्विसेज में, कि मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिले, मैक्सिमम मिले। लेकिन प्रोड्यूसर वो ऐसा नहीं सोचता। वो क्या सोचता है कि मैं किस तरीके से एक तो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करूं, मतलब जो भी बनाने के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो मेरा कम से कम खर्चा आए। क्योंकि जब देखो प्रॉफिट बढ़ाने के बार बता रहा हूं, 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप किसी भी गुड्स को बनाने की कॉस्ट कम कर दो कि बनाने में खर्चा कम आए, ठीक है, या फिर प्राइस को बढ़ा दो। प्राइस को बढ़ाना मुश्किल होता है, तो कोई भी कंज्यूमर, कोई भी प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि मैं कॉस्ट को कम कर लूं, ठीक है, किसी भी चीज के बनाने की। ठीक है, तो कॉस्ट को कम कैसे किया जाए या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, ये उसने बोला कि मैं सब बताऊंगा इस एक ही मल्टीप्लायर, यानी कि इस एक ही कंसेप्ट में, कि कंज्यूमर अपने ऑप्टिमल सेटिस्फेक्शन को अचीव कैसे कर सकता है और एक प्रोड्यूसर अपने कॉस्ट को मिनिमाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकता है। ठीक है, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, लैग्रेंज मल्टीप्लायड मेथड टू एनालाइज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, की यूटिलिटी मैक्सिमम कैसे मिले मुझे, मैं कितनी गुड्स या कितनी सर्विसेज कंज्यूम करूं या फिर अपने इनकम को किस तरीके से एलोकेट करूं, बांटूं अलग अलग तरह की गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने में, कि मुझे जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या मिले, मैक्सिमम मिले। वो उसने बोला वही बताऊंगा बाय कंज्यूमर सब्जेक्ट टू द बजट कांस्टेंट, बजट को देखते हुए। ठीक है, एज वेल एज कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय फर्म्स अंडर सर्टेन कांस्टेंट्स। ठीक है, तो सारी चीजें बोली कि मैं सब बताऊंगा इस एक ही सीरीज के अंदर। आई बात समझ में? तो अब इसको कैसे करना है वो हम समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो उसने बोला कि मैं सबको खुश कर दूंगा, एक ही सीरीज दूंगा, एक ही मल्टीप्लायर दूंगा, उसमें सारे बंदे खुश हो जाएंगे, कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर भी। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। तो एमआरएस हमारा क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन P2। ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ गुड 1 अपॉन में प्राइस ऑफ गुड 2। ठीक है, और ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो M होता है, मैक्सिमाइजेशन दिखाना है, वो कैसे होगा, P1 X1, यानी कि ये क्या है, P1 प्राइस ऑफ गुड 1, X1 क्वांटिटी ऑफ गुड 1। तो ये क्या आएगा, टोटल पैसा जो एक कंज्यूमर गुड 1 को खरीदने में खर्च कर रहा है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, P2 X2, P2 यानी कि प्राइस ऑफ गुड 2, यानी कि वो पैसा जो एक कंज्यूमर खर्च कर रहा है गुड 2 खरीदने में, और गुड 2 क्या है, उसकी क्वांटिटी। तो दोनों को मिला के उसने अपना टोटल पैसा खर्च किया, वो सेटिस्फेक्शन कैसे मैक्सिमम करेगा उसके ऊपर बात करेंगे इसके अंदर। आई बात समझ में? तो इसकी तो पूरी है ना, वो है इक्वेशंस, सोल्व करना सीखेंगे हम अगली वीडियो में। यहां पे तो सिर्फ हमें ये समझना था कि हमें
बजट कॉन्स्टेंट में, यानी कि कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या पढ़ना होता है। आई बात समझ में? तो हम इसमें सारी कंसेप्ट और बात करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, द बजट कॉन्स्टेंट। अब बजट कॉन्स्टेंट ने हमें क्या दी, इक्वेशन दी। मतलब क्या, द बजट कॉन्स्टेंट प्रोवाइड अस द अदर इक्वेशन इन द सिस्टम। उसने इक्वेशन दिया एक सिस्टम का, ठीक है, रिजल्टिंग इन टू इक्वेशंस, जहां पे दो इक्वेशंस होंगी विद टू अननोन, जहां पे दो अननोन होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे दो अननोन है, एक x1 कि कितनी हमें गुड 1 की क्वांटिटी कंज्यूम करनी चाहिए, और एक है x2, ये क्या अननोन है कि कितनी हमें गुड 2 की क्वांटिटी कंज्यूम करनी चाहिए। और वो किस लिए कंज्यूम करेंगे हम, ताकि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें क्या मिले, मैक्सिमम मिले, ठीक है। एंड कैन बी सोल्व टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यूज, और फिर हमें क्या निकालना होगी, ऑप्टिमल वैल्यूज किसकी, x1 की भी और x2 की भी, ठीक है। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, अलग अलग तरह की इक्वेशंस लैग्रेंज मेथड से, ठीक है, और फिर हम उनको सोल्व करते हैं और उससे हमारे क्या आते हैं, ऑप्टिमल वैल्यूज। अब क्या इससे आगे, इक्वालिटी बिटवीन एमआरएस एंड प्राइस रेशियो। क्या इक्वालिटी होती है एमआरएस और प्राइस रेशियो में, ठीक है। इस बात का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, कंज्यूमर जो है वो एक गुड्स की कंजप्शन को शिफ्ट करता है दूसरी गुड्स की कंजप्शन में। यानी कि एक कंज्यूमर है इज विलिंग टू ट्रेड वन गुड फॉर अनदर एट रेट इक्वल टू द रिलेटिव प्राइसेस, उनके प्राइसेस के हिसाब से। इसी को हम क्या बोलते हैं कि हमारा एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बराबर है प्राइस रेशियो के, ठीक है। यानी कि एक कंज्यूमर जब दो गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग उनकी कंजप्शन को शिफ्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कि एमआरएस इक्वल है प्राइस रेशियो के। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये तुमने पढ़ लिया, रेटिव प्राइसेस। दिस कंडीशन होल्ड्स, और ये कंडीशन होल्ड कब होती है, एट ऑप्टिमल कंजप्शन। जो हमारी कंजप्शन क्या हो, ऑप्टिमल कंजप्शन। जिनको अब तक ये नहीं पता कि ऑप्टिमल कंजप्शन क्या होता है, वो आराम से जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसके लास्ट में मैंने कंसेप्ट समझाया था ऑप्टिमल कंजप्शन का। यानी कि वो पॉइंट जहां पे आईसी कर्व बजट लाइन को टच करता है, यानी कि जहां पे, ठीक है, आईसी और बजट लाइन पे क्या होता है, टच करता है और इक्वल होते हैं दोनों, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल कंजप्शन पोजीशन। वेयर इंडिफरेंस कर्व, देखो लिखा भी हुआ है, इज टेंजेंट टू बजट लाइन। इसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, ये और लेसन नंबर 3 जहां पे हम ग्राफ के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। लेसन नंबर 4 से पूरा का पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो जाएगा लेसन नंबर 4 से, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या होते हैं, जहां पे ये बात फॉलो नहीं होती है, यानी कि जहां पे ऑप्टिमल पॉइंट अक्कर तो करते हैं, लेकिन ऑप्टिमल पॉइंट जो है वो जरूरी नहीं है वहां पे हो जहां पे आईसी कर्व बजट लाइन को टच करे, ठीक है। कल तुमने ये बात करी थी कि ऑप्टिमल पॉइंट कहां बनता है, जहां पे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसे एक्सेप्शंस की जहां पे जरूरी नहीं है कि बजट लाइन किसको टच करे, आईसी कर्व को टच करे। अब ये देखो, व्हेन आईसी कर्व हैज अ किंक, जब आईसी कर्व में क्या हो, किंक को, ठीक है, एट द ऑप्टिमल चॉइस, ऑप्टिमल चॉइस की जगह पे, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स कौन से होते हैं, वो मैंने आपको बताया भी था कि गुड्स दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स जो एक दूसरे की, ठीक है, जरूरत को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि कार, पेट्रोल, ठीक है, पेन, इंक, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स। लेकिन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है वो समझते हैं। उसने बोला यहाँ पे कि आईसी कर्व जो है वो किंक शेप देगा एट द ऑप्टिमल चॉइस पे, ठीक है। इसका मतलब अब की बार आईसी बजट लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है, मतलब हमारा वहां पे ऑप्टिमल पॉइंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो आईसी कर्व क्या शो करता है, आईसी कर्व शो करता है कि अगर हमें एक ही कंजप्शन बढ़ानी है दूसरी कम करनी पड़ेगी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट गुड्स ऐसा नहीं बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स पे क्या रिएक्ट पड़ता है कि अगर आप एक चीज को ज्यादा यूज कर रहे हो, दूसरा आपका अपने आप ही ज्यादा यूज होगा, वो कम यूज हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो अगर मुझे मार्कर ज्यादा बार यूज करना हो तो सिंपल सी बात है इंक ज्यादा यूज होगी। इसका मतलब अगर मैं मार्कर की कंजप्शन को बढ़ाता हूं तो इनकी कंजप्शन अपना ही बढ़ जाएगी। अगर मैं कार ज्यादा चलाता हूं तो पेट्रोल की कंजप्शन अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है आईसी कर्व का, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है, ऑप्टिमल पॉइंट्स अकर्स वेयर द कंजप्शन इज अ पर्टिकुलर गुड इज जीरो, ठीक है। ऑप्टिमल पॉइंट वहां पे हो जब कंजप्शन एक पर्टिकुलर गुड का जीरो हो जाए। लेकिन आईसी तो कहता ही नहीं है, आईसी कहता ही नहीं कि एक गुड्स की कंजप्शन को जीरो करो, ठीक है। तो अगर एक की जीरो हो जाए तो ऐसा कब होगा, जब कंज्यूमर को बिल्कुल पता हो कि वो दूसरे वाला गुड्स उसके लायक, मतलब उसे किसी भी काम का नहीं है,
ठीक है। या फिर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ठीक है, कि दो ऑप्शन है उसके पास, उसे पता है कि मुझे एक ही चीज पसंद है, जैसे किसी को चाय और कॉफी में से कॉफी पसंद है पीना, वो चाय बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता, तो उसे पता है कि उसे सिर्फ एक ही चीज ही कंजप्शन करनी है और उस केस में उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इसको बोलते हैं दूसरा एक्सेप्शन, जहां पे इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता ऑप्टिमल कंजप्शन के लिए। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, occurs where the consumption of a particular good is zero. In this situation, slope of IC and budget line are different. इस टाइम पे IC का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप डिफरेंट होता है, yet the indifference curve still does not cross the budget line. और जहां पे अब तक इंडिफरेंस कर्व ने बजट लाइन क्रॉस नहीं किया होता है, और जिस सिचुएशन, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्री ऑप्टिमा और कॉर्नर सॉल्यूशंस। कई बार एग्जाम में लिखा जाता है कि जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है, वहां पे यूं बोल दे आपको कि बाउंड्री ऑप्टिमा या फिर कॉर्नर सॉल्यूशन को डिफाइन कर दो, तो आपको ये वाला एक्सेप्शन लिख के आना होगा। और भाई जब मैं बोलता हूं ना वीडियो के बाद की बोर्ड पे से सारा कंटेंट उतार लिया करो, ध्यान से उतार लिया करो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में प्रिपरेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, खासकर उन बच्चों की जिन्होंने ना तो बुक्स पढ़ी है ना नोट्स पढ़ी है। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, इसके मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके भी कुछ मैथ्स की इक्वेशंस रह गए, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे लैग्रेंज मेथड से, उसके ऊपर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहां पे हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी काफी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के बाद आपको थोड़ा सा और मजा आना शुरू हो जाएगा इस सीरीज के अंदर, ठीक है, जहां पे हम कंज्यूमर की और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।